यूक्रेन वॉर जोन से, यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर है। खार्किव में रूस का बड़ा हमले में यूक्रेन के 105 सैनिक मारे गए। डोनेस्क के एक इलाके पर रूस का कब्जा। डोनेस्क में रूसी सेना को बड़ी बढ़त। अमेरिकी मिसाइल से यूक्रेन के हमले के बाद रूस ने नाटो और यूरोप को विध्वंसक जवाब देने की तैयारी कर ली है। 19 नवंबर को पुतिन परमाणु सिद्धांतों के नए नियम पर मुहर लगा चुके हैं। यूक्रेन के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को रूस पर नाटो का हमला माना गया है। रूस अमेरिका के बीच 1962 से जारी हॉटलाइन बंद कर दी गई है। रूसी सुरक्षा परिषद ने एटमी हमले के लिए तैयारी के आदेश जारी कर दिए हैं। जर्मनी में नाटो संगठन भी बड़े युद्ध के लिए सैन्य तैनाती कर रहा है। यूरोपीय देशों में बुकलेट जारी करके नागरिकों को आत्मरक्षा के नियम बताए जा रहे हैं। पुतिन गठबंधन के साथी देशों ने भी परमाणु हमले की तैयारी शुरू कर दी है। देखिए अमेरिका की अटैक नीति से कैसे धरती पर परमाणु विनाश के बादल मंडराने लगे। रूस यूक्रेन युद्ध का 1000वां दिन महाविनाश का आधार बनने की ओर बढ़ रहा है। 19 नवंबर को आधी रात यूक्रेन ने रूस की धरती पर अमेरिका की अटैकम्स मिसाइल से हमले किए। इसके साथ ही पुतिन ने अमेरिकी खेमे से जंग की तैयारी शुरू कर दी है और धरती पर परमाणु विनाश का एक बड़ा त्रिकोण तैयार हो चुका है। रूस के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें 10-10 परमाणु वॉरहेड के साथ हमले के लिए तैयार हो चुकी हैं। यूएन की रिपोर्ट है कि ईरान के पास 20 से ज्यादा परमाणु बम बनाने लायक संवर्धित यूरेनियम तैयार हो चुका है। इसके साथ ही पुतिन के संकेत पर किम के परमाणु शस्त्र भंडार में सैन्य हलचल बढ़ गई है। यानी पुतिन का गठबंधन महासंग्राम के लिए तैयार हो चुका है। Есть ТДФ пусковой установки. Пуск состоялся. دو فروند برنده ناشناس نزدیک شونده. इस तैयारी के पीछे सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन की अटैकम्स मिसाइल से रूस पर हमले। यूक्रेन ने फ्रंट लाइन से 130 किलोमीटर रूस के ब्रियांस्क क्षेत्र पर हमले किए। इन हमलों का टारगेट काराचेव हथियार डिपो को बनाया गया। यूक्रेन ने 6 अटैकम्स मिसाइल से हमले किए। रूस ने 5 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया। इसके अलावा इंटरसेप्शन की कोशिश में एक मिसाइल डैमेज हो गई। डैमेज मिसाइल का मलबा गिरने से हथियार डिपो फील्ड में आग लग गई। हालांकि रूस ने कहा है कि उसे इस हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि एक अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया है कि यूक्रेन ने 8 मिसाइल हमले किए, रूस केवल 2 ही मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर पाया। रूसी सेना ने भी यूक्रेन की अटैकम्स मिसाइल हमले की पुष्टि की है और साथ ही नेटो को चेतावनी जारी हो चुकी है। То, что атакамс сегодня ночью по Брянской области использовался неоднократно, это, конечно, сигнал о том, что
совместных действий. 19 नवंबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु सिद्धांतों के परिवर्तन राज्यादेश पर मोहर लगा दी है। नए नियमों के मुताबिक रूस पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को परमाणु पलटवार का आधार माना जाएगा और अटैक एमएस अमेरिका की लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। दूसरा नियम कहता है कि रूस के दुश्मन देश अगर किसी देश की जमीन का इस्तेमाल रूस के खिलाफ करते हैं तो उसे भी परमाणु हमले का आधार माना जाएगा। लावरोव कह चुके हैं कि अमेरिका के सैनिक यूक्रेन की जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब साफ है कि अब रूस परमाणु हमले के स्पष्ट संकेत दे रहा है। पुतिन ने सितंबर में भी कहा था कि अगर रूसी जमीन पर विदेशी हथियारों से हमले हुए तो ये परमाणु युद्ध भड़काने वाला कदम होगा। अब रूस की सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि नए नियमों के मुताबिक अटैक एमएस हमलों को नेटो के हमले माना जाएगा। रूस की वो नेटो के खिलाफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल कर सकता है। इसका मतलब होगा तीसरा विश्व युद्ध। अमेरिका के लॉन्ग रेंज हमलों की अनुमति देने से पहले ही नेटो देश इस खतरे को भांप चुके थे। अब एक लीक डॉक्यूमेंट से पता लगा है कि नेटो खेमा जर्मनी में बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर चुका है। और जर्मनी के ऑपरेशन डाइचे लैंड की जानकारी लीक हो चुकी है। इस 1000 पेज के डॉक्यूमेंट में वॉर प्लान की बारीकी से डिटेलिंग की गई है। इसकी प्रस्तावना में यूक्रेन युद्ध का विस्तार होने पर आत्मरक्षा का ब्लूप्रिंट तैयार करने का जिक्र है। इसके साथ ही डॉक्यूमेंट में रूस के हमले से निपटने की तैयारी को भी विस्तार से दर्ज किया गया है। इस डॉक्यूमेंट से मिली जानकारी के मुताबिक जर्मनी में 8 लाख नेटो जवानों को युद्ध के लिए तैयार रखा गया है। इसके साथ ही नेटो संगठन के 2 लाख सैन्य वाहन युद्ध के लिए तैयार रखे गए हैं। अहम सरकारी इमारतों की सुरक्षा के बंदोबस्त भी किए जा चुके हैं। युद्ध के दौरान एनर्जी सप्लाई जारी रखने के लिए विंड टर्बाइन लगाए जा रहे हैं। विंड टर्बाइन के साथ साथ बिजली सप्लाई के लिए डीजल से चलने वाले जनरेटर भी स्टोर किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि युद्ध लंबा चलेगा और भुखमरी से जनता और सेना को बचाने के लिए रसद भंडारण किया जा रहा है। जर्मनी में ट्रक चलाने वाले ड्राइवरों को सैन्य वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके साथ ही स्वेच्छा से जंग में जाने को तैयार नागरिकों को सैन्य प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों के बाद यूरोप के देश ये मानकर चल रहे हैं कि रूस के साथ नेटो का युद्ध निश्चित हो चुका है और अब तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी का समय आ चुका है। जर्मनी के साथ साथ नॉर्डिक देश अपनी सेनाओं को तैयार कर रहे हैं। इसके साथ ही आम नागरिकों को भी युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। ये स्वीडन में बांटी गई वॉर बुकलेट की तस्वीरें हैं। बुकलेट के कवर पेज के ऊपरी हिस्से पर लिखा है स्वीडन के लोगों के लिए खास जानकारी। वहीं निचले हिस्से पर लिखा है यदि संकट या युद्ध आता है। दरअसल स्वीडन में ऐसी लाखों बुकलेट बांटी गई हैं। इन्हें देश में हर घर तक पहुंचाया गया है। बुकलेट में लंबे युद्ध की तैयारियों का ब्यौरा दिया गया है। साथ ही आम लोगों के लिए खास दिशा निर्देश दिए गए हैं।
सिर्फ स्वीडन ही नहीं, नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क में भी इसी तरह की जानकारी पर्चे बांटकर या ऑनलाइन प्रकाशित की गई है। सबसे खतरनाक संकेत यह है कि रूस यूएस के बीच हॉटलाइन भी बंद कर दी गई है। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि यूएस सोवियत हॉटलाइन इस वक्त बंद कर दी गई है। ये हॉटलाइन 1962 की क्यूबा मिसाइल क्राइसिस में बातचीत के लिए बनाई गई थी। माना जा रहा है कि 20-21 नवंबर को रूस यूक्रेन पर बड़े हमले कर सकता है और आशंका है कि ये हमले टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से हो सकते हैं। रूसी गठबंधन के देशों ने भी महासंग्राम की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अनदेखी करते हुए संवर्धित यूरेनियम के अपने भंडार को और बढ़ा लिया है। IAEA की रिपोर्ट है कि ईरान ने अक्टूबर के महीने में 182 किलोग्राम यूरेनियम संवर्धन किया है। अगस्त 2024 में ईरान ने 165 किलोग्राम यूरेनियम संवर्धन किया था। ईरान के पास 6064 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम है। हालांकि इसे 60% तक ही संवर्धित किया जा सका है। परमाणु हथियार बनाने के लिए 90% तक संवर्धित यूरेनियम की जरूरत होती है। अगर ईरान का 6064 किलोग्राम यूरेनियम 90% के स्केल पर पहुंचता है तो ईरान 263 परमाणु बम बना लेगा। आशंका यह भी जताई गई है कि रूस से ईरान को परमाणु तकनीक और वैज्ञानिक मदद मिल रही है और बहुत जल्द ईरान परमाणु बम बनाने का ऐलान कर सकता है। रूस के सैन्य सहयोगी देश नॉर्थ कोरिया ने भी जंगी तैयारी शुरू कर दी है। नॉर्थ कोरिया की मुसुदान री और संगनम नी मिसाइल लॉन्च साइट पर बड़ी हलचल देखी गई है। इन दोनों मिसाइल साइट से कुछ मिसाइल योंगजो री और सिनोरी मिसाइल साइट पर पहुंचाई गई हैं। रूसी धरती पर अमेरिकी मिसाइलों के बरसते ही महाविनाश की आशंका मंडराने लगी है और अनिष्ट की घड़ी के कांटे कभी भी 90 डिग्री के कोण पर पहुंच सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। वहीं केरसोन में रूसी सेना की बमबारी, यूक्रेनी ठिकानों पर भीषण बमबारी, हमले में यूक्रेन के 13 सैनिक मारे गए। और आज आधी रात कीव में विनाश का नया दरवाजा खुल सकता है। आज रूस कीव में अमेरिका को चोट पहुंचा सकता है। आज रात रूसी सेना यूक्रेन के ATACMS हमले का बदला ले सकती है। इसी के बाद से कीव में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आने वाले कुछ घंटे बहुत भारी हैं, लेकिन यूक्रेन के दूसरे शहरों को रूसी फौज 24 घंटे से लगातार दहला रही है। सवाल यही है कि आखिर रूस ने यूक्रेन में अचानक हमले क्यों तेज कर दिए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। रूसी सेना अमेरिका और यूक्रेन से अटैक हमले का बदला लेने जा रही है। आधी रात कीव में बहुत बड़े और विध्वंसक विस्फोट की तैयारी है। इस बार रूसी सेना के टारगेट पर है कीव में मौजूद अमेरिकी दूतावास।
खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला है कि रूस ब्रियांस्क में अटैक-एमएस हमले का बदला लेने जा रहा है। रूसी एयरफोर्स आधी रात को कीव में जबरदस्त हवाई हमला कर सकती है। कीव में मौजूद अमेरिकी दूतावास पर भी हमले की आशंका है। इसी खतरे को देखते हुए अमेरिका ने कीव में मौजूद अपने दूतावास को बंद कर दिया है। दूतावास में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को बंकर में पहुंचा दिया है। कीव में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को भी बंकर में जाने का निर्देश दिया गया है। रूस अमेरिकी दूतावास को इसलिए टारगेट कर सकता है क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन को अटैक-एमएस मिसाइलों से रूस में कहीं भी हमले की अनुमति दे दी। इस अनुमति के बाद यूक्रेन ने 19 नवंबर को रूस के ब्रियांस्क में 6 अटैक-एमएस मिसाइलें फायर की। रूस ने सभी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया और इसी के साथ अमेरिका को सबक सिखाने का फैसला ले लिया गया। अब अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट है कि कीव में रूस बहुत बड़ा वज्रपात करने जा रहा है। कीव में प्रलय का अलार्म बज रहा है तो रूसी हमले से यूक्रेन के 1 दर्जन शहर थर्रा रहे। कीव में रूसी सेना ने आधी रात को 3 राउंड की बमबारी की जिससे यूक्रेन की राजधानी दहल गई। सूमी में रूस ने कई जगहों पर ड्रोन हमले किए। अटैक में 12 लोग मारे गए। सूमी में ही रूस ने यूक्रेनी सेना के हथियार गोदाम को जला दिया। चासिव यार में रूसी सेना ने भीषण हमला कर यूक्रेन की डिफेंस लाइन को ध्वस्त कर दिया। डोनेस्क में रूस ने यूक्रेन के 3 ठिकानों को तबाह कर दिया। डोनेस्क के पोक्रोवस्क में रूसी सेना को बड़ी बढ़त मिल गई है। यूक्रेन के रिवने प्रांत में रूस ने एक शहर पर कब्जा कर लिया। ओडेसा में रूस के हमले में यूक्रेन का MLRS भस्म हो गया। ज़ेपोरिज़िया में रूस ने यूक्रेन के हॉवित्ज़र को तबाह कर दिया तो खार्किव में रूस ने यूक्रेन के सैन्य वाहन को जला दिया। अमेरिका में ट्रंप की जीत के साथ ही रूसी सेना के हमले तेज हो गए। पुतिन के आदेश पर रूसी फौज ने ट्रंप शासन शुरू होने से पहले ही यूक्रेन की ज्यादा से ज्यादा जमीनों पर कब्जा करने के लिए बड़ा सैन्य अभियान छेड़ दिया है। और यूक्रेन में रूस के अमेरिकी हमले में ट्रंप की जीत के साथ ही हमले भी तेज हो गए। पुतिन और उनकी सेना 2 थ्योरी पर काम कर रही है। ट्रंप युद्ध खत्म करने के पक्षधर हैं। अगर ट्रंप समझौता करवाते हैं तो रूस बातचीत से पहले यूक्रेन की ज्यादा से ज्यादा जमीनें कब्जा करना चाहता है। रूस ये कब्जा इसलिए कर रहा है ताकि यूक्रेन और अमेरिका उसकी शर्तों पर समझौता करने के लिए बाध्य हों। विध्वंसक हमला कर पुतिन सेना नेटो को भी दबाव में लाने की कोशिश कर रही है। थ्योरी के मुताबिक अगर ट्रंप जंग को तेज करते हैं तो रूस जनवरी से पहले जंग में बड़ी बढ़त बना लेना चाहता है। रूस खुद को भौगोलिक और रणनीतिक रूप से मजबूत कर रहा है ताकि अगर जंग विध्वंसक होती है तो रूस को इतनी बढ़त मिल जाए कि यूक्रेन के पास सरेंडर के अलावा कोई दूसरा विकल्प न बचे। रूसी सेना अब नए ड्रोन से हमले कर रही है जिससे युद्ध भूमि में बड़ी तबाही हो रही है। रूसी सेना जिस नए ड्रोन से हमले कर रही है उसका नाम है मोलनिया 2।
इसकी रेंज है 40 किलोमीटर। ये 3 किलो तक बारूद ले जाकर तबाही मचाता है। यूक्रेनी सेना अब हार या सरेंडर के करीब पहुंच गई है। बावजूद इसके ज़ेलेंस्की सेना रूस में गुरिल्ला हमले कर रही है। रूस के वोरोनिश में यूक्रेन ने रिहायशी इलाके में ड्रोन की बरसात की। विस्फोट की वजह से कई इमारतें तबाह हो गईं। यूक्रेन ने बेलगोरोद में रूस की एक फैक्ट्री को तबाह कर दिया। रूस में यूक्रेन ने 70 से ज्यादा ड्रोन दागे। रूसी एयर डिफेंस ने 44 ड्रोन को तबाह कर दिया। बाकी ड्रोन विस्फोट करने में सफल रहे। डोनेस्क में यूक्रेन ने लेपर्ड टैंक से हमला कर रूस की एक यूनिट को खत्म कर दिया। यूक्रेनी फोर्स ने लुहांस्क में रिहायशी इलाकों में भी हमले शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन हार की कगार पर खड़ा है। बावजूद इसके ज़ेलेंस्की रूस को धमकी देकर अपने सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे हैं। Далекобійні можливості України є. Далекобійні дрони свого власного виробництва. У нас тепер є довгий Нептун, і не один. І тепер у нас є Атакамс. І ми все це будемо використовувати. अटैक एमएस हमले के बाद एक तरफ जहां रूस कीव को जलाने की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की ने फिर से अटैक एमएस से हमला करने की धमकी दे दी है। जिससे रूस का भड़कना तय है। अब रूस कीव का वो हाल कर सकता है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बात करते हैं मिडिल ईस्ट की, तो मिडिल ईस्ट में इजरायल की सुरक्षा कमजोर हो गई है। इजरायल का कवच इसलिए कमजोर हुआ है क्योंकि अमेरिका को लाल सागर से अपने एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन को वापस बुलाना पड़ा है। अमेरिका को यह फैसला इसलिए लेना पड़ा क्योंकि हूती अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को लगातार टारगेट कर रहा था। इजरायल की रक्षा करने वाला योद्धा अमेरिका लौटा तो हूती ने लाल सागर में फिर से इजरायली जहाजों को जलाना शुरू कर दिया है। हिजबुल्ला, हूती और इस्लामिक रेजिस्टेंस, इन तीनों ईरानी प्रॉक्सी के हमले तेज हो गए हैं। ईरानी प्रॉक्सी एकजुट होकर इजरायल के खिलाफ धावा बोल रहे हैं। हिजबुल्ला इजरायली धरती को दहला रहा है। इस्लामिक रेजिस्टेंस इजरायल के साथ साथ अमेरिकी बेस को भी टारगेट कर रहा है। और हूती ने लाल सागर में फिर से जबरदस्त हमले शुरू कर दिए हैं। लाल सागर में हूती के हमले इतने तेज हो गए हैं कि अमेरिका को अपना कदम पीछे खींचना पड़ा है। अमेरिका ने लाल सागर से अपने एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन को हटा लिया है। यह वही अब्राहम लिंकन है जिस पर हूती ने हमला किया था। हूती के हमले में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को बड़ा नुकसान पहुंचा था। अब अमेरिका ने इसे मिडिल ईस्ट से हटाने का फैसला लिया है।
मिडिल ईस्ट से अब्राहम लिंकन को हटाया गया, इजराइल की सुरक्षा कमजोर हुई तो हूती समेत ईरान के सभी प्रॉक्सी खूंखार हो गए। ईरानी प्रॉक्सी ने इजरायली धरती को दहलाना शुरू कर दिया। हूती ने लाल सागर में इजराइल के जहाज को बैलिस्टिक मिसाइल से टारगेट किया। हमले की वजह से जहाज में आग लग गई। हूती का कहना है कि इजरायली जहाज ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज किया, इसलिए उस पर हमला किया गया। हूती की तरह ही हिजबुल्लाह और इस्लामिक रेजिस्टेंस भी आक्रामक हो गए हैं। हिजबुल्लाह और इराक के इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इजरायली धरती पर एक साथ कई हमले किए। ये हमले ड्रोन से किए गए। ईरानी प्रॉक्सी का दावा है कि उसके हमले सफल रहे, जबकि इजरायल का दावा इससे उलट है। इजरायल का कहना है कि उसने इराक की तरफ से फायर किए गए एक ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया, जबकि लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने 4 ड्रोन फायर किए। इन्हें भी हवा में तबाह कर दिया गया। अमेरिकी खुफिया एजेंसी को इनपुट मिले हैं कि ईरानी प्रॉक्सी के हमले इसलिए तेज हो गए हैं क्योंकि इनकी मदद रूस कर रहा है। रूस ईरानी प्रॉक्सी को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। और युद्ध के मैदान में रूस का हमला, जी हां, यूक्रेन के एयरफील्ड पर हमला हुआ है। यूक्रेन का ड्रोन डिपो तबाह हो गया इस हमले में। To był bільше, дорога. और यूक्रेन रूस जंग की दिशा अब बदलने वाली है। इस युद्ध की आंच से दुनिया के कई देश जलने वाले हैं और ये किसी थिंक टैंक का अनुमान नहीं है, बल्कि हालात इसकी पुष्टि करते हैं। दरअसल यूक्रेन अपने लॉन्ग रेंज वेपन्स को बनाने की गति बढ़ाने का ऐलान कर चुका है और ये ऐलान हुआ है अमेरिका से मिली अनुमति के बाद। लेकिन बाइडेन प्रशासन से मिली यही अनुमति रूस के लिए एक ऐसी धमकी है जिसका जवाब विनाशक जंग ही हो सकती है। अब क्यों है ये अनुमति यूक्रेन के लिए जरूरी और क्या होगा इस जंग का भविष्य, इसे हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन के खिलाफ जंग की ज्वाला से दुनिया को चिंता में डालने वाले थिंक टैंक्स का सेंटर। मॉस्को, जिसे दुनिया सेकेंड सुपर पावर कैपिटल के रूप में जानती है। उसी सेंटर में इस समय भविष्य की एक ऐसी जंग की तैयारी हो रही है जिसका असर दुनिया के कोने कोने तक दिखेगा। और इस तैयारी का कारण है एक ऐसी परमिशन जो शायद नहीं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि इस परमिशन का मतलब ही है रूस के खिलाफ एक ऐसी जंग जिसमें शहरों की तबाही के साथ साथ सिविलियंस की जान जाने का सबसे ज्यादा जोखिम होगा। और इस जंग के बाद अगर कुछ बचा तो उस बची खुची दुनिया में सिर्फ 3 ही किरदारों को याद रखा जाएगा। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। हालांकि करीब करीब 33 महीने से जारी ये जंग अगर बेनतीजा है, शांति बहाली की उम्मीद खत्म है, तो ये मोड़ आना ही था।
लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जो ये मोड़ सामने आ गया? वो कौन सी परमिशन है, किसे मिली है और किसने दी है, जो दुनिया के लिए बारूदी तबाही की मुनादी कर रही है? पहले इसे जान लीजिए। यह परमिशन है लॉन्ग रेंज वेपन्स के उत्पादन की, और इस परमिशन का दूसरा हिस्सा है उत्पादन तेजी से बढ़ाना। इस परमिशन को जारी करने वाला देश है अमेरिका, और परमिशन मिली है युद्धग्रस्त यूक्रेन को। कहने का मतलब यह है कि जिस अमेरिका ने यूरोपियन सहयोगियों और नेटो के साथ मिलकर रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को मदद पहुंचाई, जिस अमेरिका ने अपने लॉन्ग रेंज वेपन्स रूस तक हमला करने के लिए न सिर्फ यूक्रेन को दिए बल्कि उसे इस्तेमाल करने की इजाजत भी दी, उसी अमेरिका ने अब यूक्रेन में ही लॉन्ग रेंज वेपन्स डेवलपमेंट और रक्षा उत्पादन बढ़ाने के लिए मंजूरी भी दे दी है। और इस परमिशन का असर यह है कि मॉस्को में जवाबी तैयारी के साथ साथ यूक्रेन को उसके मकसद में ही कामयाब न होने देने के लिए बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन इस बैठक का एक और उद्देश्य है, पुतिन का वॉर प्लान, विनाश का ऐलान। और इस ऐलान में दुनिया के वो देश दूसरे क्रम में आते हैं जो अमेरिका के साथ खड़े हैं, क्योंकि पहले नंबर पर रूस के टारगेट पर अमेरिका ही होगा। और ये अनुमान नहीं बल्कि इसका प्रमाण भी सार्वजनिक है। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल की परमिशन देने वाले देशों में अमेरिका मुख्य है, लेकिन खबर यह भी है कि अमेरिका के बाद ब्रिटेन और फ्रांस भी यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन्स डेवलपमेंट की मंजूरी देने को तैयार है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन्स देने की परमिशन ने नेटो में फूट डाल दी है। सबसे मुखर तौर पर इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने बाइडेन के फैसले पर आपत्ति जता दी। और बाइडेन के इस फैसले से नेटो में पड़ी फूट का सबसे बड़ा प्रमाण है तुर्की का रुख, जिसने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन्स के विकास और उसके रूस के खिलाफ इस्तेमाल के फैसले पर न सिर्फ आपत्ति जताई है बल्कि इसका असर भी बताया है। एर्दोआन ने कहा, अगर रूस के खिलाफ लंबी दूरी के हथियार पर फैसले को मंजूरी मिलती है तो फिर रूस को भी अपने बचाव का अधिकार होगा, और पश्चिम को रूस की अपडेटेड न्यूक्लियर रणनीति पर ध्यान देना चाहिए, जो मॉस्को को खतरों से बचाने के लिए न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल का अधिकार देती है। यानी ट्रंप के पावर सेंटर बनने से पहले यह होता है तो फिर दुनिया एक ऐसे युद्ध में चली जाएगी जिससे निकलना मुश्किल होगा। और यह परिस्थिति सिर्फ तबाह हो चुके यूक्रेन के ही हित में होगी। और ट्रंप के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में एक्टिव होने से पहले रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को जो प्रोत्साहन मिला है वो जेलेंस्की के लिए जंग की दिशा मोड़ने वाला ऑक्सीजन है, बल्कि रूस के लिए एक तरह की धमकी भी है। हालांकि ट्रंप प्रशासन की आधिकारिक शुरुआत के बाद उनका रुख यूक्रेन रूस की जंग के लिए क्या होगा ये बात की बात है, लेकिन इस समय यूक्रेन के इरादे फ्यूचर वॉर के लिहाज से डरा रहे हैं। यूक्रेन के लॉन्ग रेंज वेपन्स मेकिंग प्लान के तहत 2025 में 30,000 लंबी दूरी तक ऑपरेशन करने वाले ड्रोन्स बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा यूक्रेन 2025 में ही लंबी दूरी की 3,000 क्रूज मिसाइलें बनाने की तैयारी में है, जिसका मकसद रूस के पूर्वी छोर तक हमला करना है। और यूक्रेन की योजना पर यकीन इसलिए किया जा सकता है क्योंकि इस समय यूक्रेन के अंदर 40 विदेशी डिफेंस कंपनियां ऑपरेट हो रही हैं, और ये सभी 40 विदेशी कंपनियां यूक्रेन की घरेलू 600 डिफेंस कंपनियों के सहयोग से अपने काम को अंजाम दे रही हैं। लेकिन क्या यूक्रेन अपनी योजना के तहत आगे बढ़ पाएगा? ये प्रश्न इसलिए जरूरी है क्योंकि योजना भविष्य और व्यवहारिक रुख पर निर्भर करता है। रूस के खिलाफ युद्ध के लिए 30,000 लॉन्ग रेंज ड्रोन्स और 3,000 लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स विकसित करने का लक्ष्य रूस के लिए चेतावनी तो है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इस प्लान को लेकर अमेरिका का रुख वही रहेगा या नहीं, ये 20 जनवरी 2025 के बाद पता चलेगा।
क्योंकि तब ट्रंप अमेरिका की कमान संभाल रहे होंगे और ट्रंप के पावर सेंटर में आने का मतलब है नेटो पर नई रणनीति, वर्ल्ड साइड में रीजन वार अलग अलग स्ट्रैटेजी। लेकिन प्रश्न यह है कि आखिर स्थिति बदलने की आशंका है तो फिर अमेरिका की परमिशन पर ब्रिटेन और फ्रांस हामी भरने की तैयारी क्यों कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब है यूक्रेन के रूस के खिलाफ हमले। दरअसल कुर्स्क में घुसपैठ के लिए यूक्रेन की मदद ब्रिटेन ने की है। सूत्र बता रहे हैं कि ब्रिटेन ने ही यूक्रेन के लिए घुसपैठ का ब्लूप्रिंट बनाया था। ठीक ऐसे ही फ्रांस ने भी यूक्रेन को खुफिया तौर पर मदद दी है और यूक्रेन को दी गई इस मदद का बदला लेने की तैयारी रूस ने कर ली है। दावा है कि इस खुलासे के बाद रूस ब्रिटेन के खिलाफ एक्शन की विशेष तैयारी कर चुका है। इसके अलावा घुसपैठियों को रूस ने जो सरेंडर का अल्टीमेटम दिया था वो भी खत्म हो चुका है। इसलिए रूस कुर्स्क को इंसानों को जलाने वाली भट्टी में तब्दील करने जा रहा है। यानी रूस के टारगेट पर वो सभी देश हैं जो यूक्रेन के मददगार हैं, जिनमें फ्रांस के बाद डेनमार्क भी शामिल है जिसने यूक्रेन को ड्रोन दिए हैं। इसके अलावा 6 F-16 फाइटर जेट भी यूक्रेन तक पहुंचा दिए गए हैं, जबकि डेनमार्क अभी 13 फाइटर जेट्स और देने वाला है। यानी जंग की जो चिंगारी यूक्रेन में सुलगी है उसकी ज्वाला में जल्द ही पूरी दुनिया समा जाएगी और इस महाविनाश की ज्वाला को यूक्रेन पूरी ताकत के साथ भड़का रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इधर मिडिल ईस्ट में बेरूत में आईडीएफ की जबरदस्त बमबारी हमले में 2 इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त। हमले में हिज़्ब के मीडिया चीफ की मौत, मीडिया चीफ मोहम्मद अफीफ की मौत। और इजराइल पर हिजबुल्लाह के भीषण हमले जारी हैं। इस बार उसके टारगेट पर सिर्फ बॉर्डर से सटे शहर नहीं बल्कि हिजब लड़ाके तेल अवीव तक को दहला रहे हैं। दावा यह है कि हिजबुल्लाह ने तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह के इस शक्ति संचार के पीछे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। दावा यह भी है कि सीरिया के रास्ते रूसी हथियार हिजबुल्लाह तक पहुंच रहे हैं, जिनके दम पर वो इजराइल पर भीषण प्रहार कर रहा है। बीते एक साल से इजराइल दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के हथियार ठिकाने तबाह करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो हिज्ब के जितने हथियार नष्ट करता है उसका जखीरा उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। हिजबुल्लाह का ना खत्म होने वाला हथियार भंडार इजराइल के लिए प्रश्न चिन्ह बना हुआ था, लेकिन इसे लेकर अब जो खुलासा हुआ है उसने इजराइल और अमेरिका दोनों की टेंशन बढ़ा दी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हिज्ब के कब्जे से भारी संख्या में रूसी हथियार मिले हैं। जब्त किए ज्यादातर हथियार सीरियाई सेना के थे। इन हथियारों को रूस सालों से सीरिया को देता आया है, लेकिन अब ये हथियार सीरिया से लेबनान पहुंच रहे हैं। ये दक्षिणी लेबनान से जब्त हथियारों का वही जखीरा है जिसे हाल ही में इजराइल ने एक सुरंग में ढूंढ निकाला था। इन तस्वीरों में रूस की 9M133 कॉर्नेट एंटी टैंक मिसाइलें नजर आ रही हैं। सिर्फ मिसाइल ही नहीं, इसमें कॉर्नेट मिसाइल लॉन्चर भी साफ साफ नजर आ रहे हैं। दावा है कि इस जखीरे में 60 से 70% हथियार रूस निर्मित हैं। इजराइल के लिए बड़ी परेशानी न सिर्फ रूस का हिज्ब को हथियार मुहैया कराना है, बल्कि हथियारों का वो रूट भी ढूंढना है जिससे रूसी हथियार हिजबुल्लाह तक पहुंच रहे हैं। दरअसल लेबनान तक हथियार पहुंचने का प्रमुख रूट सीरिया से होकर जाता था, लेकिन पिछले 4 महीनों में इजराइल ने सीरिया और लेबनान के बीच मौजूद हर रूट को तबाह कर दिया है।
ऐसे में अब इजराइल के सामने नए हथियार रूट का ढूंढना बड़ी चुनौती है। दावा किया जा रहा है कि बेंजामिन ने यह जिम्मा मोसाद को सौंपा है ताकि रूसी हथियारों की हिज़्ब को डिलीवरी रोकी जा सके। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स की माने तो लेबनान में हथियारों की सप्लाई उसके उत्तरी बॉर्डर से हो रही है। दरअसल नईम कासिम ने सीरिया से लेबनान में हथियार लाने के लिए 3 नए रूट तैयार किए हैं। पहला है टार्टस क्रॉसिंग, दूसरा अल दबूसिया क्रॉसिंग और तीसरा तल कलाह क्रॉसिंग। ये सीरिया को उत्तरी लेबनान से जोड़ते हैं। अभी तक इजराइल ने यहां अपना ऑपरेशन शुरू नहीं किया। दावा है कि इन्हीं रास्तों के जरिए हिज़्ब लड़ाकों तक हथियार पहुंचाए जा सकते हैं। सीरिया के रास्ते सिर्फ रूसी हथियार की नहीं बल्कि ईरानी मिसाइलों का जखीरा भी हिजबुल्लाह तक पहुंच रहा है, जिसके दम पर हिज़्ब लड़ाके इजराइल में भीषण तबाही मचा रहे हैं। और इसका सबूत तेल अवीव से आई ये तस्वीरें हैं। बीती रात हिजबुल्लाह ने एक बार फिर इजराइल पर हमला किया। इस बार उसका प्रमुख टारगेट इजराइल की राजधानी थी। हैरानी की बात है कि हिजबुल्लाह ने सिर्फ तेल अवीव को टारगेट नहीं किया बल्कि उसका हमला कुछ हद तक सफल भी रहा। ये तेल अवीव के रमत गान शहर का वीडियो है, जहां एक बस धू धू कर जलती नजर आई। दावा है कि हिजबुल्लाह ने तेल अवीव पर फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था, जिसे रोकने में इजरायली डिफेंस सिस्टम आंशिक रूप से सफल रहा। लेकिन मिसाइल का एक हिस्सा तेज रफ्तार से तेल अवीव में जाकर गिरा, जिसके बाद आसपास के 1 किलोमीटर के इलाके में खिड़कियों के कांच टूट गए। ये एक इमारत के अंदर लगा सीसीटीवी है। इमारत धमाके वाली जगह के पास मौजूद थी। धमाके के बाद खिड़कियों के कांच टूटते वीडियो में साफ साफ देखे जा सकते हैं। एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी विस्फोट की तस्वीरें कैद हुई। तेल अवीव के रमात गान शहर के अलावा हिज़्ब के टारगेट पर रमात बेस, तेल हाइम बेस और ग्लेलॉट बेस था। हिजबुल्लाह ने यहां 70 रॉकेट और 10 मिसाइल हमले किए। दावा है कि रमात बेस पर मिसाइल हमले सफल रहे। हिजबुल्लाह के इन सफल हमलों की वजह फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइल को माना जा रहा है। दावा है कि इन मिसाइलों को जखीरा नवंबर महीने में ही ईरान से लेबनान पहुंचा है। सवाल है कि ईरान की फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में इजराइल का डिफेंस सिस्टम नाकाम क्यों हो गया। इसकी वजह भी आपको बताते हैं। दरअसल ईरान की फतेह 110 एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जबकि इजराइल का आयरन डोम बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में सक्षम नहीं माना जाता। डेविड स्लिंग को मीडियम रेंज की मिसाइलें रोकने के लिए बनाया गया है। एरो 2 और 3 डिफेंस सिस्टम भी लॉन्ग रेंज मिसाइलों को मारने के लिए तैयार किए गए हैं। यही वजह है कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम फतेह 110 के सामने सिर्फ आंशिक सफलता हासिल कर सके। हालांकि ये इजराइल के लिए चिंता बढ़ाने वाली खबर है, क्योंकि अगर हिजबुल्लाह बड़ी संख्या में इन मिसाइलों का इस्तेमाल करता है तो इजराइल में भीषण तबाही मचनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।